हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं धर्मेश मांड्या, फिजिक्स फैकल्टी। आज हम प्रकाशिकी से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है। और ऑप्टिक्स जो प्रकाशिकी अपनी फिजिक्स की ब्रांच है उसका एक टॉपिक जो है सूक्ष्मदर्शी, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, ऑप्टिक्स आपकी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर आप प्रकाश एवं प्रकाश से संबंधित गुणों का अध्ययन करते हो। प्रकाशिकी अपनी फिजिक्स की बहुत कॉम्प्लिकेटेड अगर देखा जाए तो, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो अगर समझ में आ गई तो बहुत ही इजी ब्रांच भी है। प्रकाशिकी आपने अगर 12th क्लास में पढ़ी है तो आपके दो चैप्टर ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, और चैप्टर्स दो हैं, वो है एक तो रे ऑप्टिक्स और एक आता है वेव ऑप्टिक्स। तो उनके बारे में ज्यादा डिस्कस न करके हम सीधा टॉपिक पर आते हैं। तो फर्स्टली तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपकी ऑप्टिक्स है, प्रकाशिकी है, इसके अंतर्गत आप पढ़ते क्या हो। तो इसके अंतर्गत आप प्रकाश एवं प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ते हो। प्रकाश एवं प्रकाश के गुणों के बारे में आप फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंदर पढ़ते हो उसे आप बोलोगे प्रकाशिकी ऑप्टिक्स। तो आपके 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑप्टिक्स दो टाइप्स की है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। अब अपना आज का जो ऑप्टिक्स का टॉपिक होने वाला है वो है सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप। देखो, सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशीय उपकरण है। प्रकाशीय उपकरण या यंत्र कह सकते हो आप। प्रकाशीय उपकरण या यंत्र एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। माइक्रोस्कोप इज ए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे हैं, कैसे काम करता है, इसके बारे में ही आज हम अध्ययन करेंगे। तो अपना पहला टॉपिक आज का है वो कौन सा है? सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। देखो क्या होता है माइक्रोस्कोप। सबने बचपन में नाम पढ़ा होगा, ये सूक्ष्मदर्शी जब छोटी क्लास से आती है जिसमें आप एक नाम पढ़ते हो, जीवाणु, बैक्टीरिया। ये सबने एक नाम सुना होगा, बैक्टीरिया। और वहां पर आप इसकी एक सिंपल डेफिनेशन जीवाणु जब छोटी क्लासों में पढ़ते हो, जहां पर इसकी एक सिंपल डेफिनेशन दी जाती है जिसमें आप ये कहते हो कि जीवाणु एक सूक्ष्म जीव होता है। जीवाणु एक सूक्ष्म जीव होता है। और फिर आपसे कहते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या होता है? तो ऐसे जीव जो माइक्रोस्कोप की सहायता से देखे जाते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखे जाते हैं, यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब ये जो माइक्रोस्कोप है इसका नाम तो सबने सुन रखा है आपने पहले ही, लेकिन वास्तव में ये सूक्ष्मदर्शी होता क्या है? तो फर्स्टली आपको यह ध्यान रखना है कि माइक्रोस्कोप क्या है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रकाशीय यंत्र है। प्रकाशीय यंत्र है, इसका मतलब प्रकाश पर आधारित है पूरा का पूरा, और प्रकाश की घटनाएं, परिघटनाएं या प्रकाश के गुण इसके अंदर काम में आने वाले हैं। अब देखो, सिंपल फॉर्म में आपसे यह कहा जाए कि सूक्ष्मदर्शी को परिभाषित करो कि सूक्ष्मदर्शी क्या है, माइक्रोस्कोप क्या है। माइक्रोस्कोप, तो आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि यह एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण है, यह एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण है जिसकी सहायता से सूक्ष्म एवं अत्यंत छोटी वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है। आसानी से देखा जा सकता है। इस उपकरण को आप क्या कहते हो? माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी।
ऐसा प्रकाशीय उपकरण या ऐसा प्रकाशीय यंत्र जिसकी सहायता से आप बहुत छोटी छोटी वस्तुएं, जिनको आप सूक्ष्म वस्तुएं कहते हो, और अपनी नजर में सूक्ष्म वस्तुएं कौन सी है, जिनको अपनी नग्न आंखें नहीं देख सकती, यानी बिना चश्मे के या बिना किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के आप किसी भी वस्तु को नहीं देख पा रहे हो, इसका मतलब वो बहुत ही छोटी वस्तु है, उसका आकार बहुत ही छोटा है। उनको देखने के लिए जो उपकरण काम में आता है, जो प्रकाशीय यंत्र काम में आता है, उसे हम बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। यानी बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑब्जेक्ट्स आपके आसपास में है, सूक्ष्म वस्तुएं आसपास में, जिनको आप नॉर्मल अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो उनको देखने के लिए जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशीय उपकरण काम में आता है, उसे आप क्या कहोगे, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। अब आपके सिलेबस में जो सूक्ष्मदर्शी हैं वो दो टाइप्स के हैं भाई। सूक्ष्मदर्शी हैं वो दो प्रकार के दे रखे हैं आपके सिलेबस में। माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप के टाइप्स कितने हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी के प्रकार, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, तो आपके 12th सिलेबस के अकॉर्डिंग सूक्ष्मदर्शी के दो प्रकार दे रखे हैं। देखो दो प्रकार वो कौन कौन से हैं। पहला है सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। फर्स्ट जो आपका सूक्ष्मदर्शी है, माइक्रोस्कोप है, वो है सरल सूक्ष्मदर्शी। नाम से पता चल रहा है कि यह बहुत ही ज्यादा सरल है, यानी इसकी जो प्रोसेस है, क्रियाविधि है, वो बहुत ही सरल है। और दूसरा जो आपके आता है सूक्ष्मदर्शी, वो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसको बोलते हैं हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये दो टाइप्स के माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी आपके सिलेबस में है। इनमें से आज हमारा जो मेन टॉपिक होने वाला है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी। आज हम केवल सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज अपना मेन जो टॉपिक है वो है सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। देखो भाई, नाम से ही पता चल रहा है कि सिंपल है। ये कैसा है, ये सिंपल है। इसका मतलब इसकी जो भी वर्किंग प्रोसेस होगी, वर्किंग प्रोसेस, जो भी इसकी कार्य प्रणाली होगी, वो जटिल न होके बहुत ही इजी होने वाली है। तो नाम से ही सरल सूक्ष्मदर्शी, तो इसकी प्रोसेस बहुत ही इजी होने वाली है। और वो इजी प्रोसेस किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी कि इसका उपकरण कैसे बनता है, यानी ये सरल सूक्ष्मदर्शी ये बनता कैसे है। तो देखो बात करते हैं अब सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में। तो सबसे पहली चीज जो आपको सरल सूक्ष्मदर्शी से संबंधित ध्यान रखना है वो है इसका एक अन्य नाम, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी को आप एक अन्य नाम से भी पुकारते हो। अदर नेम की बात करें तो इसको बोलते हैं आवर्धक। सरल सूक्ष्मदर्शी को और आप इसे आवर्धक या आवर्धक लेंस भी कहते हैं। इसे आवर्धक या आवर्धक लेंस भी कहते हैं। पहला पॉइंट जो आपको सरल सूक्ष्मदर्शी से संबंधित ध्यान रखना है वो है कि इसे आवर्धक या आवर्धक लेंस यानी मैग्नीफायर भी कहा जाता है भाई। इसको आप मैग्नीफायर या मैग्नीफाइंग लेंस भी बोल सकते हो। सरल सूक्ष्मदर्शी को और किस नाम से जाना जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो इसको आवर्धक या फिर आवर्धक लेंस यानी मैग्नीफायर या आप कह सकते हो मैग्नीफाइंग लेंस भी इसे कहा जाता है। एक इसका और नाम आपको मिलता है, इसे रीडिंग लेंस भी बोला जाता है भाई। रीडिंग लेंस,
रीडिंग लेंस। सिंपल माइक्रोस्कोप का एक अदर नाम रीडिंग लेंस भी है भाई। और ये रीडिंग लेंस क्यों होता है? क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी का जो प्रयोग है वो प्रयोगशाला में जो यंत्र होते हैं उन पर जो सूक्ष्म पैमाने लगे होते हैं उनके पाठ्यांक ज्ञात करने में किए जाते हैं, यानी रीडिंग लेने में किए जाते हैं। इसलिए इसको और किस नाम से जाना जाता है? रीडिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो फर्स्टली आपको ये दो चीजें ध्यान रखना है कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसके दो नाम क्या क्या हो गए? एक तो आप उसको आवर्धक या आवर्धक लेंस भी कह सकते हो, यानी मैग्नीफायर और मैग्नीफाइंग लेंस। और दूसरा उसका जो नाम है वो आप यूज कर सकते हो रीडिंग लेंस। रीडिंग लेंस। और रीडिंग लेंस इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रयोगशाला में रीडिंग लेने के लिए यह काम में आता है। अब बात करते हैं कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी है ये बनती कैसे हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी को बनाने के लिए इसमें कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। साथ साथ में आप जैसे मैं लिख रहा हूं इस टॉपिक के नोट्स भी बना सकते हो हेडिंग डाल के कि सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है। तो इसके पर्टिकुलर पॉइंट्स आप है जैसे ही नोट्स फॉर्म में लिख सकते हो कि इसे आवर्धक या आवर्धक लेंस कहते हैं, मैग्नीफायर और मैग्नीफाइंग लेंस। सेकंड इसको रीडिंग लेंस भी कहते हैं। और इसको जब बनाया जाता है तो इसमें क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो लेस फोकल लेंथ वाला कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। लेस फोकल लेंथ का क्या यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। अब यहां पर इसका रीजन क्या है कि लेस फोकल लेंथ यानी कम फोकस दूरी वाले कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज क्यों किया जाता है? इसका भी एक कारण है। अगर आपने ऑप्टिक्स पढ़ी है तो उसके अंदर आपने लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा होगा, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, जिसमें आपने दोनों लेंसों से, एक तो जो आपका आता है उत्तल लेंस और दूसरा जो लेंस होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस, कॉन्वेक्स एंड ये होता है कॉनकेव लेंस। अगर आपने इनके प्रतिबिंब निर्माण पढ़े हैं तो इनमें कुछ चीजें आपने नोट की होगी कि अवतल लेंस दो स्थितियों में प्रतिबिंब निर्माण करता है, दो कंडीशंस में इमेज फॉर्म करता है, प्रतिबिंब निर्माण करता है। और दोनों ही स्थितियों में जो प्रतिबिंब निर्माण होता है वो होता है आभासी व सीधा। आभासी व सीधा। अब अवतल लेंस की जो दोनों ही कंडीशन में इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है? आभासी व सीधा, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन इसमें एक पॉइंट आपने डिस्कस किया होगा अगर पढ़ा है तो, जो दोनों ही स्थितियों में आभासी व सीधे प्रतिबिंब बनते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनते हैं, वो साइज में ऑब्जेक्ट से छोटे बनते हैं। साइज में ऑब्जेक्ट से छोटे बनते हैं। अब हमें पता है कि हमें जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो यूज कहां करना है भाई? सिंपल माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी काम में किस लिए आती है? कि कोई सूक्ष्म वस्तु, बहुत छोटी वस्तु है, उसको हम देख सकते हैं। तो उसको सूक्ष्मदर्शी दिखाता कैसे है? कि उस वस्तु का एक बड़ा प्रतिबिंब है वो सूक्ष्मदर्शी आपको बना के देता है। माइक्रोस्कोप एक लार्ज इमेज फॉर्म करता है या मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करता है, उसको आप आसानी से आपकी आंखें देख सकती है। तो इस बेस पर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम किसी भी सूक्ष्म वस्तु को देख सकते हैं। अब बात यहां पर यह कि जब अवतल लेंस यूज करोगे आप, मान लो
कि सूक्ष्मदर्शी में आपने अवतल लेंस यूज किया, तो अवतल लेंस यूज करोगे तो अवतल लेंस जो कॉनकेव लेंस है ये दोनों ही इमेज कैसी बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यहां तक तो ठीक है। लेकिन साइज, दोनों ही कंडीशन में जो साइज होती है वो ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में क्या होती है, छोटी होती है। तो एक तो पहले से सूक्ष्म वस्तु और उसकी इमेज उससे छोटी हो गई, तो पहले ही नहीं दिख रहा था तो अब तो दिखने का कोई चांस ही नहीं रहता है। इसलिए अवतल लेंस तो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। भाई अवतल लेंस का प्रयोग आप सूक्ष्मदर्शी में नहीं कर सकते, कॉनकेव लेंस का यूज नहीं कर सकते। तो बचा कौन भाई, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस बचा, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो अब बात यह आ गई कि सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस यूज किया जाता है, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। लेकिन उसके सामने एक वर्ड था कम फोकस दूरी वाला, लेस फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। तो लेस फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज किया जाता है, इसका रीजन पढ़ते हैं। लेस फोकल लेंथ यानी कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग क्यों करते हो, कम फोकस दूरी, यह वर्ड यहां पे क्यों आया है। देखो यह आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, यह इसका प्रिंसिपल एक्सिस। आपने एक चीज नोट की होगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट लेंस से जितना ज्यादा दूर होगा, लेंस से ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा दूर होगा उसकी इमेज उतनी ही छोटी बनेगी, स्मॉल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, स्मॉल इमेज। जैसे आपने पहली कंडीशन में पढ़ा होगा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, यानी जब बिंब अनंत पर स्थित होता है तो उसकी इमेज बनती है फोकस पॉइंट पर, और उसकी साइज कैसी होती है, पॉइंट साइज, यानी बिंदुवत बनती है। वो कैसी बनती है, बिंदुवत। अब जैसे जैसे इनफाइनाइट से आप लाते हो सी पर, सी से बिटवीन सी एंड एफ लेके आते हो, फिर एफ पर, तो आपने एक चीज नोट की होगी कि पॉइंट साइज से थोड़ी इमेज बड़ी होती है। जैसे सी पर आते ही इक्वल हो जाती है, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हो तो वस्तु से बड़ी, ऑब्जेक्ट से बड़ी हो जाती है। फिर एफ पर रखते हो तो अत्यधिक बड़ी हो जाती है। और फिर एक कॉन्वेक्स लेंस में कंडीशन आती है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हो, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर आपने कॉन्वेक्स लेंस वाले इमेज फॉर्मेशन पढ़े हैं तो उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस में 6 कंडीशन के इमेज फॉर्म्ड होते हैं। उनमें से 5 में जो कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, वो आपका बनाता है वास्तविक एवं उल्टे। कैसे बनाता है, वास्तविक व उल्टे प्रतिबिंब, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है भाई, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। लेकिन इन 5 कंडीशन के अलावा एक 6 नंबर वाली कंडीशन ऐसी आती है कि जब आप वस्तु को, जब वस्तु लेंस के एफ फोकस बिंदु, जब वस्तु लेंस के फोकस बिंदु व प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, when the object is placed between focal point या फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो आपने देखा होगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस इमेज बनाता है, जो उत्तल लेंस इमेज बनाता है, वो आभासी व सीधी होती है और आकार में वस्तु से बड़ी होती है, आकार में वस्तु से बड़ी होती है, वस्तु से बड़ी होती है। तो देखो, जब आप किसी भी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के सामने, अगर आप उसके फोकस बिंदु और प्रकाशीय केंद्र, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हो, तो आपको जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, आभासी व सीधी व आकार में वस्तु से बड़ी। यानी
वर्चुअल एंड इरेक्ट और साइज में ऑब्जेक्ट से बड़ी मिलेगी, मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। और जब आप सूक्ष्मदर्शी लगा के किसी भी माइक्रो ऑब्जेक्ट को देखना चाहोगे तो हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अपने जो आंखों पर रेटिना है उस पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसको मस्तिष्क सीधा करके पड़ता है। तो अगर आप जिस सूक्ष्म वस्तु का प्रतिबिंब अपनी आंखों से देख रहे हो वो अगर वास्तविक में उल्टी होगी तो रेटिना क्या कर देगा, सीधा, तो मस्तिष्क वापस उसको क्या कर देगा, उल्टा, तो आपको वस्तु कैसी दिखाई देगी, उल्टी। इसका मतलब सूक्ष्मदर्शी से जो प्रतिबिंब निर्माण है, माइक्रोस्कोप से जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होनी चाहिए, आभासी वे सीधी होनी चाहिए, ताकि जब अपनी आंखें उसको देखें तो रेटिना पर उसका उल्टा प्रतिबिंब बने, इन्वर्टेड बने, और वापस जो अपना माइंड है उसको कैसे पढ़ ले, सीधा करके पढ़ ले। तो ये कंपलसरी है कि सूक्ष्मदर्शी से जो प्रतिबिंब निर्माण हो रहा हो, जिसको आप अपनी आंखों से देखोगे, वो कैसा होना चाहिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट होना चाहिए, आभासी वे सीधा। तो कॉन्वेक्स लेंस, जो उत्तल लेंस है, ये इसके पास एक ही कंडीशन है जब ये आभासी वे सीधा प्रतिबिंब बनाता है, कि जब आप वस्तु को कहां पर रख रहे हो, उसके फोकस बिंदु और प्रकाशीय केंद्र के बीच में। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई यहां पर यह हो रही है कि आकार में वस्तु से बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब, और हमें कैसा चाहिए, बड़ा ही तो चाहिए, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी का यूज ही क्यों कर रहे हो आप, ताकि सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बने जिसे हमने आंखें आसानी से देख सके। तो अब आपके यह समझ में आ गया होगा कि जो हमने पॉइंट लिखा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, लेस फोकल लेंथ वाले कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं आगे सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप क्या कहता है कि अभी जो हमने डिस्कस किया वही इसका सिद्धांत है कि जब किसी सूक्ष्म वस्तु को सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने इसके फोकस बिंदु वे प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखा जाए तो सूक्ष्म वस्तु का आभासी सीधा व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, प्राप्त होता है जिसे अपनी आंखें आसानी से देख सकती हैं, है। यही है भाई आपके सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत। यहां पर क्यों रखते हैं इसका रीजन मैंने आपको पीछे बता दिया है, आप वापस देख सकते हैं उसको कि यहां पर ही क्यों रखते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके आराम से या बैक लेके आराम से देख सकते हो। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी सूक्ष्म वस्तु को यानी माइक्रो ऑब्जेक्ट को जो सिंपल माइक्रोस्कोप में लेस फोकल लेंथ वाला कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है, उसके फोकस पॉइंट
और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हो, तो मैंने पीछे बताया है कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस की एक ऐसी कंडीशन है जहां पर जो आपको इमेज मिलती है, प्रतिबिंब मिलता है, वो कैसा मिलता है? आभासी, सीधा, वे वस्तु से बड़ा, ऑब्जेक्ट से बड़ा। तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज टू ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है, जिसे आपकी आंखें आसानी से देख सकती है। यही है आपके सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल, सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका किरण आरेख आपको बनाना है, रे डायग्राम, यानी ये काम कैसे करती है, कैसे इमेज फॉर्म होती है सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से। तो देखो, अभी हमने ये देखा था कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर एक लेस फोकल लेंथ वाला कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। तो ये मान लेता हूं मैं, जैसे एक कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है ये? उत्तल लेंस, जिसकी फोकस दूरी आपको कम रखनी है। ये इसका हो जाएगा प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा। फिर आपको पता है, यहां पे मान लेते हैं इसका फोकस और इसका डबल होता है आपके वक्रता केंद्र। यह आपने ऑप्टिक्स में 10th में भी पढ़ा है और 12th में भी बेसिक जानकारी इसकी पढ़ी होगी। अब हमें जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो काम में किस लिए लेना है? सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए, माइक्रो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। और प्रिंसिपल में अभी हमने पढ़ा कि इसको रखना कहां है, तो इसको फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना है। तो मान लो मैं यहां पे रख देता हूं, जो एफ और ओ के बीच में है। मान लेते हैं कि ये जो आपका माइक्रो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है? ए बी है। ए बी एक माइक्रो ऑब्जेक्ट है, सूक्ष्म वस्तु है, जिसको हमने उत्तल लेंस, जो सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस, उसके फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देते हैं। अब आपको इसका रे डायग्राम फॉर्म करना है। तो रे डायग्राम फॉर्म करने के कुछ रूल्स आपने पढ़े होंगे। पहला रूल कि प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज, इसके अगर मैं फोकस बनाऊं तो इधर भी फोकस बनेंगे वे सेम डिस्टेंस पर, और इधर हो जाएगा इसका सी। तो ये एफ डैश सी डैश मान लेता हूं, ये एफ और सी, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस आपने पढ़े होंगे, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। लेकिन अभी हम केवल रे डायग्राम फॉर्म करने पर ध्यान देंगे। तो पहला रूल क्या कहता है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से गुजरती है? फोकस पॉइंट से गुजरती है। और सेकंड वाला रूल आप अप्लाई कर सकते हो कि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रे है वो सीधी की सीधी चली जाती है। यह आपने दो नियम पढ़े होंगे रे डायग्राम फॉर्म करने की, कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होगी? फोकस पॉइंट से। और सेकंड रूल पढ़ा होगा, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र से आने वाली वो सीधी की सीधी चली जाती है। अब इधर तो इनका इंटरसेक्ट करने का कोई चांसेस बन नहीं रहा है, तो इनको इधर से अगर आप देखोगे अपनी आंखों से, तो आपको ये कहीं, अगर इधर आप अपनी आंखों से इसको देख रहे हो तो ये आपको कहीं इधर मिलती हुई नजर आएगी। यहां पे मान लो ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसकी इमेज मान लेते हैं यहां पे बनेगी। इस इमेज को नाम दे रहा हूं मैं ए डैश बी डैश। अगर इस रे डायग्राम को देखा जाए तो अपने पास जो ऑब्जेक्ट था वो केवल इतना सा था, लेकिन इसकी इमेज कैसी फॉर्म हो गई है? देखो देखिए, ए डैश बी डैश जो वस्तु की तुलना में क्या है? बहुत ही बड़ी। और हमें चाहिए भी क्या था? यही तो चाहिए था कि जो सूक्ष्म वस्तु जिसको आप आंखों से नहीं देख सकते हो, उसकी एक ऐसी इमेज बने कि वो वस्तु से बड़ी हो, जिसको अपनी आंखें आसानी से देख सके। तो ये अपने सरल सूक्ष्मदर्शी का रे डायग्राम फॉर्म हुआ है। इसी प्रोसेस पर आपकी सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप काम में करती है। अब देखो, नेक्स्ट बात करते हैं इस सिंपल माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता, जिसको कोणीय आवर्धन क्षमता भी कह सकते हो भाई आप। कोणीय
आवर्धन क्षमता, एंगुलर मैग्नीफाइंग पावर, एंगुलर मैग्नीफाइंग पावर, कोणीय आवर्धन क्षमता। देखो कोणीय आवर्धन क्षमता क्या होती है, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप की एक ऐसी पावर, एक ऐसी कैपेसिटी है जिसके कारण वो एक माइक्रो ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल छोटा सा था उसकी इमेज को बड़ा करके बना देता है। यही उसकी क्या है, एक कैपेसिटी है, जिसी को आप क्या कहते हो, कोणीय आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर। अब देखो मैग्नीफाइंग पावर है उसको आप कैपिटल एम से डिनोट करते हो और इसका फॉर्मूला होता है बीटा अपॉन एल्फा, एम बराबर बीटा अपॉन एल्फा, जहां बीटा ये होता है प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज, और एल्फा होता है बिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण जब बिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित हो, जब बिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित हो, न्यूनतम दूरी पर स्थित हो। देखो भाई क्या कहना चाह रहा है, यानी जो मैग्नीफाइंग पावर होती है सिंपल माइक्रोस्कोप की, उसका फॉर्मूला होता है एम बराबर बीटा अपॉन एल्फा। बीटा क्या कहता है भाई, बीटा प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज ऑन आई, और एल्फा है बिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। बस इसमें एक कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा हुआ हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर अवेलेबल होना चाहिए ऑब्जेक्ट। और अगर आपको पता हो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है भाई, 25 सेंटीमीटर। एक स्वस्थ मनुष्य की जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होती है, ये कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अगर आप 25 सेंटीमीटर से पास किसी भी वस्तु को देखोगे तो आपको वो वस्तु क्लियरली नहीं दिखाई देगी। तो ये अपने एक कंडीशन है कि एल्फा आपको तब फाइंड आउट करना है कि जब जो ऑब्जेक्ट है, बिंब है, वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होना चाहिए। देखो ये दर्शन कोण क्या है, विजुअल एंगल क्या होता है, आपने कभी नोट किया है, जैसे मान लो यहां पर आंखें हैं आपकी, आपने जैसे एक पेन लो आप अपने हाथ में, थोड़ी डिस्टेंस पर रखोगे तो आपकी आंखें इस तरीके से एक एंगल बनाएगी इसके टॉप के साथ। अगर आप पेन को दूर लेके जा रहे हो, जैसे मान लो इसी पेन को मैं यहां लेके आ गया, तो अब आपकी आंखों का जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा। कभी भी आप अपने सामने जैसे देखो, मेरे सामने ये पेन है, इसका अगर मैं टॉप देख रहा हूं तो एंगल अलग है, इसको दूर लेके जाऊंगा तो एंगल अलग, और दूर लेके जाऊंगा तो एंगल अलग होता जाएगा। इसी को बोलते हैं विजुअल एंगल, दर्शन कोण। और ये एंगल मैक्सिमम तब होता है जब जितना ऑब्जेक्ट पास होगा, और पास कितना हो सकता है ये 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से पास होगा तो फिर हमें दिखाई नहीं देगा, तो उसको दर्शन कोण में काउंट नहीं करते हैं, विजुअल एंगल में काउंट नहीं करते हैं। तो अगर मैं इसको थीटा मानूं तो थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब जो ऑब्जेक्ट है आपका वो कितनी डिस्टेंस पर रहे, डी बराबर 25 सेंटीमीटर, जिसको आप क्या बोलते हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पष्ट दूरी की अधिकतम दूरी कितनी होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है, तो यह आप जानते हो कितनी हो सकती है, अनंत, इनफाइनाइट हो सकती है भाई। कितनी हो सकती है, अनंत हो सकती है।
तो अब हम निकालते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर। तो फॉर्मूला है अपने m बराबर बीटा अपॉन एल्फा। तो सबसे पहले अगर आपके पास एल्फा और बीटा आ जाए तो आप क्या निकाल सकते हो, मैग्नीफाइंग पावर निकाल सकते हो। तो देखो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एल्फा। एल्फा क्या है, बिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण जब बिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित हो। तो हमने जैसे पीछे वाला जो हमने रे डायग्राम फॉर्म किया था उसके अंदर हमने बिंब जो लिया है वो लिया है जैसे ए बी बिंब लिया है हमने, जैसे कि पीछे हमें देखा है। तो देखो हमारे पास जो वस्तु है वो है ए बी, ये ए बी वस्तु ले ली हमने, ऑब्जेक्ट ले लिया। इसको कितनी डिस्टेंस पर रखना है, डी बराबर 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखना है। और अगर इसको 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखते हो तो जितना एंगल ये फॉर्म करेगी अपनी इधर आंखों से देखोगे तो इसी को क्या बोलते हैं, एल्फा बोलते हैं। अब देखो अगर मुझे इस ट्रायंगल से एल्फा फाइंड आउट करना है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखो आप सारे जानते हो tan एल्फा बराबर होता है लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनियस, सॉरी लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है tan एल्फा बराबर। अगर मैं इस ट्रायंगल से tan एल्फा फाइंड आउट करूं तो यह आ जाएगा, यहां पर परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, और बेस है वो है डी। आपका वैल्यू आप बाद में रख देना, बस इसको हमने डिनोट कर रखा है डी से। अगर मैं यहां पर एक कंडीशन लिखूं कि यदि एल्फा अति अल्प हो, यानी एल्फा बहुत ही छोटा हो, इफ एल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल देन आप जानते हो tan एल्फा को किसके इक्वल मान सकते हो, एल्फा। तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी एल्फा बराबर ए बी अपॉन डी। यानी आपके पास पहला एल्फा की वैल्यू आ गई है भाई आपके पास ए बी अपॉन डी। अब आपको और किसकी वैल्यू चाहिए भाई, आपको वैल्यू चाहिए बीटा की। तो बीटा फाइंड आउट करने के लिए चलते हैं हम रे डायग्राम के अंदर, क्योंकि प्रतिबिंब कहां बना है, बीटा क्या है, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, और प्रतिबिंब जो बना है वो रे डायग्राम से ही फॉर्म हुआ है। तो देखो ये आपका प्रतिबिंब इमेज है और ये आंख पर जो दर्शन कोण बना रही है इस एंगल को आप कहोगे बीटा, जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बन रहा है। अब देखो ये जो बीटा एंगल है वो आप दो ट्रायंगल से फाइंड आउट कर सकते हो, एक तो ए डैश बी डैश, ये 90 डिग्री हो जाएगा, एक ये 90 हो जाएगा। तो एक तो ये पूरा ट्रायंगल ले सकते हो, दूसरा इस छोटे वाले ट्रायंगल से भी आप बीटा फाइंड आउट कर सकते हो। देखो छोटे वाले ट्रायंगल को मैं बाहर लेके आ रहा हूं इधर, ये जैसे ए है, ये बी है, और यहां पर आपका ऑप्टिकल सेंटर है और ये बीटा है, यही है। तो देखो इससे भी आप बीटा फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप कहोगे कि सर ये यूज क्यों कर रहे हो, बड़े वाला ले सकते हो, लेकिन इसका यूज करने का कारण यह है कि आपके जो एल्फा की वैल्यू आई है वो किस फॉर्म में आई है, ए बी फॉर्म के अंदर आई है, ताकि अगर आप इस छोटे वाले से सॉल्यूशन करोगे तो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाए, इसलिए हम कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, छोटे वाला। तो इसमें से हमने ये निकाल लिया है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल से tan बीटा लिखना चाहूं तो वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार, लंब कितना है ए बी और आधार कितना है ए ओ। सेम कंडीशन यहां पे कि यदि बीटा अति अल्प हो, बीटा अति अल्प हो, इफ बीटा इज वेरी स्मॉल देन tan बीटा को अप्रोक्सीमेटली क्या मान सकते हो, बीटा मान सकते हो, ये मैथ्स में पढ़ा होगा आपने। देन ये बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी अपॉन ए ओ। इसका मतलब आपके पास एल्फा की वैल्यू भी आ गई और बीटा की वैल्यू, दोनों की वैल्यू आ गई है। तो देखो देखो m बराबर अपने पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या था, बीटा अपॉन एल्फा। एल्फा की जो वैल्यू है वो आपके सामने आई है भाई ए बी अपॉन डी। कितनी वैल्यू आई है, ए बी अपॉन डी। तो लिखते हैं एल्फा आ गया है आपके पास ए बी अपॉन डी,
और बीटा की वैल्यू अभी आपने जस्ट निकाली है भाई बीटा। बीटा देखो कितना आ गया है बीटा, ए बी अपॉन ए ओ, ए बी अपॉन ए ओ। तो देखो बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई है ए बी अपॉन ए ओ। तो अगर आपको यहां से m निकालना है तो बीटा की वैल्यू रखो ए बी अपॉन ए ओ, और नीचे रखोगे एल्फा की वैल्यू तो ए बी अपॉन डी। m इज इक्वल टू ए बी से ए बी कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो आ गया डी अपॉन ए ओ, डी अपॉन ए ओ। अब देखो आपने साइन कॉन्वेंशन पढ़ा होगा, कार्तीय चिन्ह परिपाटी से, फ्रॉम साइन कॉन्वेंशन। देखो साइन कॉन्वेंशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो देखो डी क्या है, ये रहा अपना डी। देखो डी, डी है अगर आपकी आंखें इस तरफ हैं, इधर आपका ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, आपतित प्रकाश की दिशा किस तरफ है भाई, इधर है, और आपका जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वो यहां पर होगा। तो आप डी मेजर करते हुए इसके अपोजिट जाओगे या नहीं जाओगे, इसका मतलब जो डी होगा वो कैसा होगा भाई, नेगेटिव होगा। कार्तीय चिन्ह परिपाटी से जो डी होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा साइन कॉन्वेंशन से। कैसे पता चला, ऑब्जेक्ट इधर है तो इंसिडेंट लाइट, आपतित प्रकाश इधर आएगा, लेकिन आप मेजर करते हुए इधर जाओगे। और साइन कॉन्वेंशन में आपने पढ़ा होगा जब अपोजिट चलते हैं तो साइन कैसा यूज करते हैं, नेगेटिव यूज करते हैं। तो डी तो क्या आ जाएगा भाई, नेगेटिव आ गया। चलो डी के अलावा जैसे यहां पे हमें चाहिए एक तो डी, तो डी तो कैसा आ गया भाई, माइनस डी यूज करोगे, नेगेटिव। रीजन आपको पता चल गया है। दूसरा अब बचता है ए ओ। देखो भाई ए ओ हमने क्या से निकाला था, किरण आरेख से निकाला था। तो देखो किरण आरेख में ए ओ अगर आप ध्यान से देखो तो ए ओ क्या है, बिंब दूरी है। ए ओ क्या है, बिंब दूरी। प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट जहां होता है इसको क्या बोलते हैं, बिंब दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हो भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जिसको किससे डिनोट करते हो, यू से। तो इसका मतलब यहां पर जो ए ओ है वो क्या हो गया आपका, यू। अब चिन्ह परिपाटी अप्लाई करो, प्लस होगा या माइनस। तो देखो आपतित प्रकाश की दिशा इस तरफ है या नहीं है, और आप मेजरमेंट करते हुए किधर जाओगे, प्रकाशीय केंद्र से अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, माइनस यू। कैसा हो जाएगा, माइनस यू। और आपको पता है बिंब दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही कैसी ली जाती है, नेगेटिव ही होती है। इसका मतलब आपका जो ए ओ है ये क्या आ गया भाई, माइनस यू। अगर ये दोनों वैल्यू में इस फॉर्मूले में अप्लाई करूं तो m बराबर आ गया माइनस डी अपॉन माइनस यू। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया और आ गया आपके डी अपॉन यू। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि सरल सूक्ष्मदर्शी की जो, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज ऑलवेज पॉजिटिव। यह आपको ध्यान में रखना है। और यह फॉर्मूला आ गया है भाई आपके आवर्धन क्षमता का, m इज इक्वल टू डी अपॉन यू। यह होती है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो एक तो यह फॉर्मूला याद रखना है मेनली आपको, और दूसरा कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। अब इसकी दो स्थितियों की बात करते हैं, विशेष स्थितियां। पहली, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, when the final image is formed at least distance of distinct vision। यानी जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा था, लास्ट इमेज, फाइनल इमेज जो बन रही थी वो कहां बन रही हो,
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रही हो। तो देखो लेंस सूत्र से, लेंस फॉर्मूले से सब जानते होंगे लेंस सूत्र क्या होता है भाई, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही होता है लेंस फॉर्मूला। सबसे पहले बात करते हैं फोकस दूरी की। कौन सा लेंस यूज कर रखा है आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और आप जानते हो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकस दूरी होती है ये हमेशा ही कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ये दो पॉइंट आपने पढ़े होंगे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। अब बात करते हैं V की। तो देखो कंडीशन सीधी सीधी कह रही है कि जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहां पर बन रही है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। यानी V जो होती है इमेज डिस्टेंस, क्या होती है भाई V, इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब दूरी है, वो आपकी स्थिति खुद भाग भाग के ये कह रही है कि वो वैल्यू है वो बराबर है किसके, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी d के बराबर है। और u आपका जैसे है वैसे रखना ही है। अब आपको पता है आपने जब लेंस फॉर्मूला पढ़ा था 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो एक चीज यहां पे आपने देखी होगी कि जब आप कहीं पे भी लेंस सूत्र प्रयोग करते हो तो आपको हमेशा चिन्ह परिपाटी भी यूज करनी पड़ती है। आपने कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व किया होगा या कुछ भी डेरिवेशन सोल्व किया होगा, लेंस सूत्र जहां अप्लाई करते हो हमेशा चिन्ह परिपाटी यूज करनी होती है। तो देखो इस कंडीशन में f तो हमेशा क्या होगा, प्लस एफ ही होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रखा है, उत्तल लेंस यूज कर रखा है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। अब बात आई V की। तो देखो V क्वेश्चन या कंडीशन कह रही है कि V किसके बराबर होनी चाहिए, D के बराबर होनी चाहिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर इमेज बन रही है, तो V किसके बराबर हो जाएगा, D के। अब बात यहां पर यह है कि ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो देखो इसको हम समझते हैं रे डायग्राम से। देखो आपकी इमेज किस तरह बन रही है भाई, लेंस के सामने बन रही है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है। तो देखो आपतित प्रकाश की दिशा इस तरफ है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और आप मेजरमेंट करते हुए इधर जाओगे या नहीं जाओगे, तो इसका मतलब यहां पर जो इमेज डिस्टेंस आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। कार्तीय चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन से कैसी आएगी, नेगेटिव, क्योंकि आपतित प्रकाश की दिशा इस तरफ है और आप मेजरमेंट हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, प्रकाशीय केंद्र से, तो इधर जाओगे तो अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। अब देखो यानी V की जो वैल्यू है वो कैसी होगी, -d, और U तो आप हमेशा ध्यान ही रखो कि क्या होता है, नेगेटिव होता है, और पीछे मैंने बताया है कि U नेगेटिव क्यों होगा। तो देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u था, f की जगह f, 1/v की जगह आप क्या यूज करोगे, -d, क्योंकि पीछे है, v बराबर क्या आ जाएगा, -d, और u की जगह यूज करोगे आप -u। तो देखो इसको सोल्व आउट करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/-d, ये हो जाएगा प्लस का 1/u। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इधर हो जाएगा d/f, यहां हो जाएगा -1 प्लस यहां पे हो जाएगा d/u। तो d/u अगर मैं निकालूं तो ये इधर चला जाएगा तो 1 + d/f हो जाएगा। और आपको पता है d/u क्या होता है रे, पीछे अभी जस्ट आपने निकाला है d/u। d/u ये होता है आपके मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। यानी आप ये लिख सकते हो कि m बराबर जो आपका d/u था उसकी जगह अब क्या लिख सकते हो, 1 + d/f, या एलसीएम लेके लिखो तो इसको
डी प्लस एफ अपॉन एफ भी लिख सकते हो। यह कंडीशन कब की है? जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा हो? फाइनल इमेज, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी डी पर बन रहा हो, तो आप मैग्नीफाइंग पावर का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 1 प्लस डी अपॉन एफ या डी प्लस एफ अपॉन एफ। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, और अधिकतम दूरी कितनी होती है रे? इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। तो अब डायरेक्ट यूज कर रहे हैं हम लेंस सूत्र से, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। एफ हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। अब की बार v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस अनंत। नेगेटिव तो आएगा जैसे पीछे डिस्कस किया है, और वैल्यू का क्या कह रहा है? ये खुद कह रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और u आप जानते हो हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया u। इस पूरे को अगर मैं d से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा d अपॉन एफ बराबर d अपॉन यू, और d अपॉन यू आपने पीछे पढ़ा है m बराबर होता है d अपॉन यू, और इसको क्या लिख सकते हो? d अपॉन f। तो इसका मतलब जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तो मैग्नीफाइंग पावर का डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हो आप? d अपॉन f। और ये आप सीधा सा समझ भी सकते हो कि जब बिंब को रखा जाता है अनंत पर तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, और जब फोकस पर रखोगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो u किसके बराबर हो जाएगा? f के बराबर हो जाएगा। ये दोनों स्थितियां हैं। तो देखो एक बार कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी है इससे संबंधित आपको 3 फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं भाई। सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप से रिलेटेड, एक तो इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है? d अपॉन यू, मैग्नीफाइंग पावर, यह हमेशा पॉजिटिव होती है। दूसरा केस फर्स्ट, कि जब अंतिम प्रतिबिंब बनता हो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो आपके पास फॉर्मूला आता है 1 प्लस डी अपॉन एफ। और तीसरा केस सेकंड, जो आपको याद रखना है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो फॉर्मूला आता है डी अपॉन एफ। बस सिंपल माइक्रोस्कोप से रिलेटेड ये 3 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। यह आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है सिंपल माइक्रोस्कोप का वो खत्म हुआ। अब इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस है, उनके बारे में हम देखते हैं। पहले एक टॉपिक सरल सूक्ष्मदर्शी के उपयोग, याद करने वाला पॉइंट है। पहला, घड़ी साज द्वारा घड़ी के बारीक एवं सूक्ष्म पुर्जों को देखने में, अगर आप वॉच रिपेयर के पास गए हो तो उसने देखा होगा एक लेंस लेता है वो ऐसे, और उसको घड़ी के सामने रख के छोटे छोटे जो पुर्जे होते हैं उनको वो लार्ज करके बड़ा करके देखता है। और दूसरा, प्रयोगशाला में यंत्रों में लगे सूक्ष्म पैमानों के पढ़ने में, और इसका मैंने रीजन बताया, इसीलिए जो सिंपल माइक्रोस्कोप है इसको और क्या बोलते हो? रीडिंग लेंस। क्या बोलते हो? रीडिंग लेंस भी बोलते हो। ये इसके हो गए उपयोग, तो ये आपको याद करने हैं। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन देखो, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है जबकि अंतिम प्रतिबिंब आंख से d बराबर 25 सेंटीमीटर पर बनता है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आई। अभी आपने लिखा है कि जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो फॉर्मूला क्या आता है? 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? 1 प्लस डी अपॉन एफ। बी इज करेक्ट आंसर, सीधा सा आंसर मिल जाएगा इसका। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। यदि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको आप डी से डिनोट करते हो, कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन, तो फोकस दूरी किसकी होगी भाई?
उत्तल लेंस यूज होता है, उसकी पॉजिटिव होती है, कितनी देर की है, 5 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। आपको ज्ञात करना है एम। तो देखो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात आते ही आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है भाई, एम बराबर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए 1 प्लस डी अपॉन एफ होता है या नहीं होता है। तो m बराबर 1 प्लस डी है 25 अपॉन एफ है वो है 5। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, m बराबर 1 प्लस ये 5 से 5 बार और m बराबर आ गया 6। अगर आपको पता हो तो मैग्नीफाइंग पावर की कोई यूनिट नहीं होती है, न इसकी कोई मात्रक होता है और न इसकी कोई विमा होती है, क्योंकि कोण बटा कोण मात्रक से मात्रक कैंसिल हो जाएगी, ये एक शुद्ध अनुपात है। तो सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया। डी आपको क्वेश्चन में दे रहा है, एफ आपको क्वेश्चन में दे रहा है, निकालना है मैग्नीफाइंग पावर। तो अब आप ये कहोगे सर हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर के 3 फॉर्मूले थे, यही यूज क्यों किया। तो पहला होता है एम बराबर डी अपॉन यू। क्या कहीं पे क्वेश्चन में u दिया हुआ है क्या, तो ये तो फेल हो जाता है। अनंत वाली कंडीशन पर्टिकुलर देगा तो वो दी हुई नहीं है, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात हो रही है, तो अपने को फॉर्मूला हमेशा जब अनंत का नहीं कहा जाए तो कंडीशन हमेशा कौन सी माननी पड़ती है आपको, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वाली। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 6 है, m बराबर कितना दे रखा है आपको, 6, हमेशा पॉजिटिव ही होती है। इसके लेंस की फोकस दूरी मीटर में पूछी है, एफ पूछा है आपको किसके अंदर, मीटर में पूछा है भाई। चलो मीटर में निकालेंगे। यदि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर हो, डी बराबर कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। तो देखो फॉर्मूला वही, m बराबर 1 प्लस डी अपॉन एफ। जब कुछ भी नहीं कहा जाए तो यह कंडीशन ही लागू करनी है आपको। m बराबर कितना है, 6, 1 प्लस डी कितना है 25 सेंटीमीटर अपॉन एफ। 1 उधर जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, 25 अपॉन एफ। तो f इज इक्वल टू 25 अपॉन 5, ये आ गया आपके 5 सेंटीमीटर। ध्यान रहे ये अभी आंसर किसमें है, क्योंकि 25 को सेंटीमीटर में लिया है तो ये किसमें आया है, 5 सेंटीमीटर। अब अगर अपने को पूछा है मीटर में तो इसको किससे डिवाइड कर दोगे, 100 से। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 0.05 मीटर, आपका आंसर आ जाएगा। तो 0.05 मीटर आपका आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सरल सूक्ष्मदर्शी की कोणीय आवर्धन क्षमता निम्न को बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है। द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग। देखो लेंस की फोकस दूरी, चलो देखते हैं। m बराबर होता है d प्लस एफ अपॉन एफ, या कह सकते हो m बराबर d अपॉन एफ, अगर दोनों ही कंडीशन में बात करें। और इनसे ये सीधा रिजल्ट निकल के आ रहा है कि m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f, व्युत्क्रमानुपाती है। आवर्धन क्षमता फोकस दूरी की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब यह हुआ कि f की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो m की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। हमें कोणीय आवर्धन क्षमता को बढ़ाना है, तो बढ़ाना है तो फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन ऑप्शन में क्या दे रहा है कि फोकस दूरी को बढ़ाया जाए, क्योंकि देखो आगे किसको बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है, तो लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाकर नहीं बढ़ाई जा सकती। अगर ये ऐसे होता है कि लेंस की फोकस दूरी को घटाकर, तो हां बढ़ाई जा सकती है, तो ये तो गलत है। दूसरा, आकार का अपने कोई लॉजिक है नहीं, लेंस के द्वारा का कोई इफेक्ट फॉर्मूले में कहीं पे नजर नहीं आ रहा है, तो बचता कौन है, लेंस की क्षमता। तो ये आप जानते होंगे P बराबर होता है 1 अपॉन एफ। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। तो यहां से देखो कि अगर आप फोकस दूरी को कम करोगे या आप क्षमता के हिसाब से बात करो, पावर के हिसाब से, क्योंकि अपना पावर ऑप्शन है वो पावर के हिसाब से लेंस की क्षमता को बढ़ाया जाए,
पावर ऑफ लेंस को इंक्रीज करोगे तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और फोकल लेंथ डिक्रीज होगी तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पावर ऑफ लेंस। समता बढ़ानी है तो फोकस दूरी घट जाएगी, फोकस दूरी घटेगी तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, वो है एक सरल सूक्ष्मदर्शी में यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, भाई सीधा सीधा आंसर मिल रहा है आपको, सीधी सेकंड कंडीशन। आपने देखा होगा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो फॉर्मूला क्या आता है, d/u, और d की वैल्यू आप सब जानते हो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 25/a इज योर करेक्ट आंसर, जो किसके बराबर, d/u के बराबर। तो आज दोस्तों हमने पहला टॉपिक सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, फिर पहला जो सरल सूक्ष्मदर्शी था उसका सिद्धांत, किरण आरेख, कौन सा लेंस यूज करते हो, क्यों यूज करते हो, उसकी कोणीय आवर्धन क्षमता, उसकी विशेष स्थितियां, उपयोग, और उनसे रिलेटेड हमने 3 4 5 क्वेश्चंस किए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में दूसरे सूक्ष्मदर्शी की बात करेंगे, दूसरे माइक्रोस्कोप की, जो है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप।